वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के जाने माने अधिवक्ता, और सौभाग्य से उत्तराखंड के लिए कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है और उत्तराखंड राज्य में पहले उत्तराखंड के प्रदेश के प्रभारी रहे ऐसे हमारे एसोसी नेता आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी उपस्थित हैं और इस अवसर पर हमारे वित्त मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी उपस्थित हैं और हमारे उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित हैं और मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज आप अपने वरिष्ठ नेता का गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। अरे हिलाओ तो आगे से यार। अरे क्या हेलो इस अवसर पर भारत की आर्थिक और क्या आगे का भविष्य का रास्ता यह बजट बताता है। ये बजट सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है जिसके मूल में है देश के गरीब का कल्याण, देश के किसानों का कल्याण। और तीसरा बिंदु है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। The core of this budget is all-inclusive development with focus on the poor, underprivileged, the farmers, and laying down a formidable roadmap for making India a developed country. ये इस बजट का सार है। और नरेंद्र मोदी की सरकार जब कुछ कहती है तो करके दिखाती है। आज हमें ये बताइए कि भारत दुनिया में जब कोविड का काल आया, अभिशाप आया, और दुनिया भी परेशान हुई, भारत भी परेशान हुआ। जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रूस के साथ, पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन डिस्टर्ब है, उससे दुनिया भी परेशान है, भारत भी परेशान है। फिर भी हमारा 7% ग्रोथ रेट इंटैक्ट है जो हम करके दिखाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि भारत की विकास की दर 6.8 होने वाली है और उनके एक शब्द हैं, इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तमाम परेशानियों के बावजूद देश के 80 करोड़ किसानों को हम जो गरीब लोग, उनको हम मुफ्त अनाज खिलाते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, और ये सारा खर्चा केंद्र सरकार देती है। दूसरा, 220 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए मुफ्त। भारत सरकार मोदी जी के प्रयास, मेड इन इंडिया। 220 करोड़ कैसे हो? 220 करोड़ टीके हो सकते हैं, लोग तो कम ठीक है। 10 साल पहले की जनसंख्या जोड़ दिया सर आपने, 10 साल आगे का जोड़ दिया आपने। ऐसा है, मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हुआ, धन्यवाद। 220 करोड़ टीके की बात नहीं करते। अब आप ये देखिए कि ये टीका मेड इन इंडिया है, बाहर भी गया। बाकी 11 करोड़ शौचालय बने, ये सब चीजें आप देख रहे हैं। तो तमाम झंझावातों के बावजूद भारत में हाईएस्ट एफडीआई आया, पूंजी निवेश। मैं आपको इसलिए बातें कुछ कहने का अवसर मिला। भारत का फिनटेक मूवमेंट ग्लोबल में वन ऑफ द हाईएस्ट है। इस बजट में मैं आगे की चर्चा करूंगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर और एग्जम्पशन दिया गया है, क्योंकि कुछ विभागों को मुझे देखने का सौभाग्य मिला। मोदी जी ने अवसर दिया था, सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी 14 में, आज 70 मोबाइल फैक्ट्री। आज भारत चीन के बाद दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। एप्पल, सैमसंग सब यहां बनते हैं और लगभग 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, जो आगे बढ़कर 30,000 करोड़ होगा। तो ये तमाम परेशानियों के बावजूद भारत की इकोनॉमी का मैनेजमेंट मोदी जी की अगुवाई में
किस तरह से आगे हुआ ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। अब थोड़ा इस बजट के हम मूल बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहते हैं और उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे और इससे उत्तराखंड को क्या क्या फायदा हो। भारत का कृषि विकास 20 लाख करोड़ का क्रेडिट की व्यवस्था है, हाईएस्ट एवर, सबसे अधिक, और उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो ये बहुत जरूरी है। इसलिए स्टार्टअप मूवमेंट को एग्रीकल्चर में लाया जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत स्टार्टअप मूवमेंट 15 से शुरू हुआ प्रभावी रूप से, आज 90,000 स्टार्टअप है देश में। दुनिया की तीसरी बड़ी स्टार्टअप ताकत भारत बन गया है और 100 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़। तो आज स्टार्टअप को लाया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास के लिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीकल्चर में बहुत खर्चा होने का प्रस्ताव है बजट में, एक्सेलरेटर योजना है उसके लिए। तो मेरी अपेक्षा होगी कि उत्तराखंड के जो प्रतिभा संपन्न हमारे नौजवान हैं वो यहां इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर में स्टार्टअप के रूप में और सक्रिय हों और इसका लाभ लें। इसकी असीम संभावना है। देश के 63,000 कोऑपरेटिव को डिजिटाइज करके बहुत बड़ी योजना है कि टेक्नोलॉजी, कॉमन सर्विस सेंटर और ये सब साथ काम करें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउसिंग। और मुझे ये जानकारी मिली और मुझे बहुत खुशी हुई कि उत्तराखंड में सारे जो इनकी सहकारी समितियां हैं उनका डिजिटलकरण हो गया है और उनको सीधे से जोड़ दिया गया है। तो आज उत्तराखंड की ये योजना देश के ऊपर चली गई है, ये बहुत ही एक संतोष का विषय मैं कहना चाहता हूं। विकास के लिए हॉर्टिकल्चर प्लान, उच्च कोटि के प्लान, उसके लिए भी 2,500 करोड़ 2,000 करोड़ की व्यवस्था है, आपने देखा होगा। और मत्स्य पालन को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, एक विशेष अवसर दिया गया है जिसके लिए 6,000 करोड़ की व्यवस्था है। और एक बात जो बजट में निर्मला जी ने पढ़ा तो हम लोग सब लोग बहुत भावित हुए। मुझे पूरा विश्वास है ये नाम माननीय मोदी जी ने ही दिया होगा, श्री अन्न। तो आप समझिए, मड़ुआ, रामदाना, ज्वार, कोदू, बाजरा, ये सब तो गरीबों के ना अनाज होते थे जिसको छोटे किसान उगाते थे। आज मोदी जी ने मिलेट योजना को यह बनाया है कि भारत का मिलेट दुनिया में जाएगा। उनका नाम दिया श्री अन्न। और हैदराबाद के एक विशेष संस्था को इसके उच्च कोटि के विकास के लिए और पूरे फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक विश्वास किया गया है कि श्री अन्न विभिन्न प्रकार से बहुत लोकप्रिय है उत्तराखंड में। और जब मैं पढ़ाई के रूप में प्रवास करता था तो पहली बार रामदाना की रोटी और आलू की सब्जी मैंने पहाड़ों में ही खाई थी उत्तराखंड में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में इसके लिए असीम संभावनाएं रहेगी। ऐसा तो ये किसानों की बात हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत आवश्यक है। अब तक का हाईएस्ट एवर एलोकेशन किया गया है इंफ्रा 10 लाख करोड़। ये पिछली तुलना में 33% का बढ़ोतरी है। अब आप समझ लीजिए कि अभी तक सड़कें आप जानते हैं 37 किलोमीटर पर डे बनती है। आज हर गांव में बिजली पहुंच गई देश। आज वंदे भारत चल रही है और रेलवे पर आज तक का हाईएस्ट एलोकेशन 2,40,000 करोड़ का दिया गया है। तो जो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है, इसके माध्यम से भारत के ढांचागत सुविधा का और विकास हो। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग हब जो पूरा बन रहा है रेलवे के साथ साथ। तो ये एक बहुत बड़ी इस बजट की विशेषता है जो मुझे आपके विचार पर प्रस्तुत करना होगा।
तीसरी बात यह है कि इसमें देश की महिलाओं के लिए विशेष चिंता की गई। आपने देखा होगा आजीविका समूह को एक विशेष अवसर दिया जा रहा है, उसका विस्तार बजट में है, आपने देखा होगा। लेकिन मैं इस बजट के मूल सिद्धांतों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। और हमारी जो छोटी बचत करती हैं 7.5% इंटरेस्ट महिलाओं के लिए, वो भी प्रावधान किया। वैसे आपको बताऊं यहां पर कि अभी कर्तव्य पथ की परेड में हम लोग रहते हैं और इस बार बहुत गर्व हुआ कि भारत में सेना के हर अंग की टुकड़ियों की अगुवाई अपने देश की बेटियां कर रही थी। चाहे वो सेना की मार्चिंग दस्ता हो, चाहे वो ये तो मिसाइल का टैंक देख रहे थे आप, वो भी एक कैप्टन उसको लीड कर रही थी, हमारी छाया शर्मा नाम था। फिर जो नेवी का ये था वो भी लीड कर रही थी महिला कमोडोर। और जो बेस्ट परेड कंटिजेंट था वो था सीआईएसएफ की महिला टुकड़ी। एक देश में नया बदलाव तो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब बातें कहते हैं, और मुझे प्रेम जी ने अच्छा बताया कि उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला है। तो अभिनंदन भाई, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबों का अभिनंदन। तो ये इस बजट में देश की माताओं, देश की बेटियों के लिए भी ये विशेष। अब मैं थोड़ा सा आता हूं, ये आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नंबर 4 शुरू किया जा रहा है, जिसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग, जहां से लोग इंडस्ट्री के लिए जाएंगे, और फिर आपके 47 लाख यूथ को 3 साल में स्टाइपेंड दिया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डिजिटल स्किलिंग के कार्यक्रम के 47 लाख लोग। और दूसरा 30 स्किलिंग सेंटर खुलेंगे, डिजिटल स्किलिंग के 30 स्किलिंग सेंटर खुलेंगे देश भर में। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां उत्तराखंड में भी आएगा। ये जो विश्वकर्मा योजना है, ये एक बहुत बड़ी योजना है। देश के जो कामगार हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, काश्तकार नहीं कामगार कहिए, बड़े ही हैं, बाकी हैं, वो अपनी कला से जो नए नए खिलौना बनाने वाले बाकी, इन सबों के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। इनका असिस्टेंस भी है और बाकी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सीनियर सिटीजन के लिए क्या व्यवस्था की गई है, मैं टैक्सेशन पर अलग से आऊंगा। 15 लाख की मियाद की सीमा थी उनके सेविंग्स पर, अब उसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। तो अपने लोग रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स को जमा करते हैं ताकि उसके इंटरेस्ट से हम रहें, तो उसको 15 लाख की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख किया। और जो रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उनको जो इनकैशमेंट होता था उसकी सीमा पहले 5 लाख थे, उसको 25 लाख कर दिया गया है, क्योंकि पहले वो 2002 की सीमा। तो क्या सीनियर सिटीजन, क्या महिलाएं, क्या नौजवान, क्या किसान, आदिवासियों के लिए आपको मालूम है एकलव्य विद्यालय में 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति होंगी, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो क्या हॉर्टिकल्चर, क्या एग्रीकल्चर, क्या फ्लोरिकल्चर, क्या डिजिटाइजेशन, क्या कोऑपरेटिव, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ में आपको मालूम ही है देश के 150 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खुला जाए। मुझे पूरा उम्मीद है कि 3-4 नर्सिंग कॉलेज यहां भी मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे। रेलवे के एलोकेशन को 9% बढ़ाया गया है, हाईएस्ट। और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि यहां देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी स्टेशनों को एक मॉडल स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। और बाकी तो रेलवे का काम वंदे भारत आप देख ही रहे हैं। कल मेरी अपनी पटना साहिब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 वंदे भारत चलने की घोषणा हुई है, एक हावड़ा के लिए, एक रांची के लिए। तो वंदे भारत के माध्यम से देश में क्या क्रांति आ रही है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।
मित्रों, अब मैं आता हूं टैक्सेशन प्रपोजल की विस्तार तो सबके बजट में है, तो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं मूल बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब वो बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। The tax exemption limit now has been enhanced from 5 lakh to 7 lakh. लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की एक सोच है, देश के लोग ईमानदारी से टैक्स दें। भारत सरकार ईमानदारी से चलती है और देश के लोगों ने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया। और थोड़ा मैं आपके सामने आंकड़े रखने की कोशिश करूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी भी मेरे साथ बैठे हैं यहां के। सत्रह 18 में 10 लाख करोड़ थी डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन, 10 लाख करोड़। 22-23 में बढ़कर हो गया 14 लाख करोड़। 18-19 में 11 लाख करोड़ बढ़ा, 19-20 में भी 11 लाख करोड़ रहा, बढ़ता गया। 21-22 में 12.50 लाख करोड़ हुआ, 14 लाख करोड़ हो गया। सबसे बड़ी बात है, इनकम टैक्स फाइल कितने लोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं 3 साल के आंकड़े दे रहा हूं। 20-21 में 6 करोड़ 97 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था। 6 करोड़ 97 लाख। 21-22 में यह बढ़कर 7 करोड़ 14 लाख हो गया, 7 करोड़ 14 लाख। और 22-23 में भी दिसंबर तक का आंकड़ा है, क्योंकि मार्च में दूसरा आंकड़ा आएगा, 6 करोड़ 85 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया। तो देश में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ रही है, देश में डायरेक्ट टैक्स से आमदनी बढ़ रही है, और जीएसटी कलेक्शन 22-23 में 7,80,000 करोड़ हुआ है, हाईएस्ट हुआ है। तो अगर आप टोटल टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो 22-23 में 27,57,000 लाख करोड़, मतलब 27.57 लाख करोड़ हुआ है, जो पहले 19.19 लाख करोड़ था, 20.27 लाख करोड़। तो मोदी जी के अपील पर देश के लोगों ने अधिक टैक्स भरना शुरू किया, अधिक टैक्स देना शुरू किया। और जब टैक्स मिलता है तो सड़कें बनती हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, बाकी विश्वास होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं, भारत जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और मोदी जी ने देश के लोगों को आग्रह किया कि हमें देश में ईमानदारी से और बाकी से डिजिटल तरीके से अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त करना। आप डिजिटल रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी स्वीकारोक्ति हमने सब देखा। तो मित्रों, ये कुछ मोटे बिंदु थे जो मैंने बजट के आपके सामने प्रस्तुत किए। इस बजट के बाद देश में उत्साह का माहौल है और इकोनॉमी में ट्रस्ट है और लेकर खड़ा है। और दूसरी तरफ भारत है, आईएमएफ भारत की आर्थिक व्यवस्था और भारत के ग्रोथ रेट को दुनिया के एक मील का पत्थर मान रही है। तो ये होता है इकोनॉमिक। भारत पाकिस्तान की तुलना नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ आपको एक संदर्भ में, आईएमएफ के संदर्भ में उसकी चर्चा की। तो मित्रों, मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, वरिष्ठ मंत्री धन सिंह रावत जी, सारे सम्माननीय अन्य पदाधिकारीगण, विधायकगण, प्रवक्तागण, पत्रकार मित्रों, नमस्ते। भाई, पीछे के लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूं, आपको भी बहुत विनम्रता से नमस्ते कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत सही कहा, मेरा इस प्रदेश से बहुत ही भावनात्मक लगाव। 2007 में मैं यहां प्रभारी था, जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, जो चली पूरी, खंडूरी जी रहे थे मुख्यमंत्री। उसमें पूरा प्रदेश घूमने का अवसर मिला था। आज भी माननीय अध्यक्ष जी मुझे याद करा था, गोपेश्वर में मेरी सभा जब हुई थी तो वहां पानी पड़ा था और बर्फ भी गिरी थी। ये लगाओ अभी जो मुझे बद्रीनाथ का प्रसाद दिया गया, तो अजय अजेंद्र के साथ भी बहुत घूमना हुआ, तो सबों का आज मैं आपके बीच में आया हूं बजट पर बातचीत करने के लिए। अभी बजट पेश हुआ है तो केंद्र से योजना बनी है कि देश में हर जगह
प्रमुख शहरों में, राजधानियों में वरिष्ठ नेतागण जाएंगे और बजट के बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे यहां जानकर बहुत खुशी हुई कि माननीय अध्यक्ष ने मुझे बताया कि जो प्रदेश में जिला की कार्यकारिणी होगी वहां भी जो मंत्री लोग जाएंगे वो भी बजट पर चर्चा करेंगे। तो बजट के माध्यम से देश को जानकारी देना, तो मेरे जिम्मे में 3 विकल्प रखे गए कि रवि जी आप देहरादून, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में कहां जाएंगे। हमने कहा सीधा मुझे देहरादून दे दीजिए, तो मेरा उस प्रदेश से बहुत ही लगाव है। तो आज आप सबों के बीच आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, आप सबों का बहुत अभिनंदन। मित्रों, मैं कुछ मोटी बात आपके सामने